नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की खबर का हमारा शीर्षक है चर्चा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी। वैसे तो अगर राजनीति की बात कोटद्वार में जब भी होती है तो राजनीति के केंद्र में पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ही रहते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से या यूँ कहें कि 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जो है वो राजनीतिक तौर पे इतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। यानी कि चुनाव हारने के बाद वो किसी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आए, किसी मुद्दे पर खास सक्रिय नज़र नहीं आए। लेकिन जब से ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी के खिलाफ जो बयान दिया था, जो भी बयानबाजी हुई थी उसको लेकर मामला कोर्ट में चला गया है और तभी से सुरेंद्र सिंह नेगी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। परसों हमने उनसे मुलाकात की, बात की, तो हम केवल 5 मिनट का एक इंटरव्यू उनसे लेना चाह रहे थे कि कोटद्वार भाबर में जो मेडिकल कॉलेज बनना था, जो आपके कार्यकाल में शुरू हुआ था, वो नहीं बना है। तो इसको लेकर हम उनसे कुछ जानकारी चाह रहे थे, लेकिन जब बातचीत हमने उनसे की तो बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई। पूरा 1 घंटे तक उन्होंने हमें सारे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की और बाकायदा दस्तावेज दिखाकर राय व्यक्त की। तो अब ऐसा लगता है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष आमने-सामने आ जाएँगी हर मुद्दे पर। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सीधी सपाट बात की और आजकल सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार भी कर रहे हैं और इसको एक उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। तो इस मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि ये जो केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, इसके लिए भूमि पहले से ही झंडी चौड़ में आवंटित की जा चुकी है और ये बहुत पुराना प्रस्ताव है जो हमने मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के माध्यम से पास करा दिया था और केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 2020-21 में ये विद्यालय खुल जाएगा। इसके लिए ज़मीन झंडी चौड़ में पहले से ही आवंटित है, ज़मीन चयनित है। लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय के लिए जिस तरह से जगह जगह ज़मीनें ढूंढी जा रही है, इंटर कॉलेज कनौर घाटी ने भी मना कर दिया है। अब मोटरढाक में पदमपुर मोटरढाक के पार्षद कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज मोटरढाक में ही केंद्रीय विद्यालय खोल लिया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार की मंशा नहीं है। अगर झंडी चौड़ की ज़मीन में थोड़ा विवाद है तो सरकार इसको सुलझा सकती है। सरकार है, प्रशासन है और एक बहुमत की सरकार है, तो इस छोटे से मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा पा रही। यानी कि केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन झंडी चौड़ में पहले से ही आवंटित है, चयनित है। इस ज़मीन में अगर थोड़ा बहुत विवाद है तो इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है प्रशासन और सरकार की मदद से। तो उनका ये कहना है कि जो चल रहा है नौटंकी है और ये विद्यालय पहले से स्वीकृत है और अगर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने ये विद्यालय स्वीकृत कराया है तो मुझे दस्तावेज दिखा दे उन्होंने ये विद्यालय कब खुलवाया। कहने का लब्बो लुआब यही है कि अब आमने सामने आ जाएंगी दोनों ही पार्टी के नेता। तो क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने, अलग अलग मुद्दों पर सब दिखाएंगे आपको। और निश्चित तौर पर लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग हो, खराब स्वास्थ्य सेवाएं हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सारे मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी बातचीत की है। तो काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था 1 घंटे का, लेकिन हम इसको एडिट करके आपको दिखा रहे हैं। तो क्या क्या कहना है उनका, लीगल नोटिस जो उन्होंने भेजा है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, केंद्रीय विद्यालय को लेकर ज़मीन नहीं मिल रही है तो इसके लेकर उन्होंने क्या कहा और सारे मुद्दों पर उनका क्या कहना है सब बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को भी अगर मेरी किसी बात पर आपत्ति है तो मुझसे दस्तावेज ले ले। उन्होंने सारी बातें दस्तावेजों के आधार पर हमें बताई हैं। तो चलिए फिर चर्चा में है स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी 1 मिनट में उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हैं और फिर आप देखिए उनकी बातचीत का अंश जो हमने एडिट करके डाला है। तो 2002 में पेयजल मंत्री के तौर पर उत्तराखंड सरकार में शामिल रहे सुरेंद्र सिंह नेगी। 2002 से 2007 तक वो पेयजल मंत्री रहे। फिर 2007 में पूर्व विधायक जो शैलेंद्र रावत है उनके हाथों उनको शिकस्त मिली, तो 2007 से 2012 तक फिर वो सत्ता में नहीं रहे। 2012 में भुवनचंद्र खंडूड़ी के खिलाफ जीत मिली, 2017 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे और तब से अब तक वो सत्ता से बाहर है और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। तो चलिए जानते हैं, चर्चा में है सुरेंद्र सिंह नेगी, क्या क्या कहना है उनका तमाम मुद्दों पर। और ऐसा लगता है अभी वो एक और पारी खेलना चाहते हैं, हमने जो विश्लेषण किया है। तो चलिए फिर चर्चा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, देखिए उनके साथ हमारी बातचीत के कुछ अंश। तो हाँ, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अधर में लटक गया कोटद्वार का भाबर का मेडिकल कॉलेज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी। तो हर मुद्दे पर हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको 2 पार्ट में दिखाएंगे क्या कहना है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का। तो चलते फिर, आज बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है तो बातचीत करते हैं। बहुत लंबी बातचीत चलेगी क्योंकि आज फुर्सत है तो हर मुद्दे पर बात होगी। वहाँ दुर्गापुरी में उसको लेकर आप ज़्यादातर वैसे इतने एग्रेसिव होते नहीं है। तो जो नोटिस वाली बात हुई थी, आपने नोटिस भेजा था, हमने तो समाचार पत्रों में ही पढ़ा कि नोटिस रिसीव हो गया है। तो इसको लेकर कुछ कहिए आप। काफ़ी वैसे आपने आज तक, हमने भी आपको बहुत साल राजनीति करते हुए देख लिया, तो अमूमन इस तरह नहीं देखा हमने आपको। तो निश्चित तौर पर जो बातें कही गई, अब उसमें आगे क्या है, प्रक्रिया क्या चल रही है? नोटिस तो रिसीव कर लिया उन्होंने, उसके बाद क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी जनप्रतिनिधि, कोई भी किसी पद पर हो, जनता द्वारा चुना गया हो, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, जनता के सामने ऐसा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनका तो सम्मान बढ़े, दूसरे को अपमानित किया जाए।
इसी बात को लेके जब उन्होंने मैडम ने, जो इस क्षेत्र की विधायिका हैं, हमारे तो सम्मानित महिला है वो, सम्मानित परिवार से आती है, सम्मानित उनके जो है पतिदेव भी हैं, लेकिन जब उन्होंने एक ऐसी हल्की बात की कि ये तो महापौर ने खोली है दुकान, सभी के सामने हुई बात, तो लोग हम भी थे वहाँ। महापौर ने खोली है, महापौर ने जगह दिलाई है, तो जगह दिलाने के लिए हमने जो है कुछ मांग आरटीआई से मांगी, तो उन्होंने कहा कि महापौर के द्वारा कोई एनओसी जारी नहीं हुई है, न निगम के द्वारा जो है ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। अब उन्होंने नया शिकोपा छोड़ दिया कि जो है ट्रेड लाइसेंस जो है नगर निगम ने जारी किया। आपको हैरत होगी कि ट्रेड लाइसेंस भी नगर निगम ने जारी नहीं किया, हालांकि ये टैक्स लगने के लिए केंद्र राज्य सरकार बाध्य कर रही है हमारे नगर निगम में, लेकिन हमने उसको बोर्ड के प्रस्ताव में पारित करते हुए फिलहाल उसको स्थगित किया हुआ है कि आप हमको बहुत क्लियरिटी से शासन यह अवगत कराएं कि हम किन कारणों से जो है ये ट्रेड लाइसेंस जारी करें। जो व्यापारी है पहले ही जो है ग्रसित है जी। उसका व्यापार जो है बहुत लॉकडाउन मुश्किल से चल रहा है, लॉकडाउन के बाद और जो मंदी है उसके बाद, और अगर हम वो टैक्स तो दे ही रहा है ना, जीएसटी भर रहा है जी। तो ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, ये नई व्यवस्था कहाँ से, हमारे समय पे तो नहीं थी। जब ये नई व्यवस्था यानी टैक्स को एक और नए तरीका। टांग को ढंग से दूसरे टांग से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो ट्रेड लाइसेंस है। हमने कहा इसके औचित्य को हम समझा दीजिए, हम जनता को समझाएंगे, अगर देना चाहेगी तो देगी। तो ट्रेड लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया, दुकान भी जो है सरकार स्वीकृत करती है, दुकान जो लेता है, जो दुकान चलाता है वो अपने पैसों से खरीदता है, किराए पर लेता है, ये तीनों चीज़ें उनकी झूठ निकली, यानी उन्होंने झूठ परोसा। और एक महिला ऐसी है जिसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, जो सत्य की खोज में चल रही है, सारे प्रतिवेदन उनके सामने दिखा दिए गए हैं, उनको भेज दिए गए हैं, और तब भी जो है पुतले भी उसी के फूके जा रहे हैं। वाह क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन तमाम महिलाओं की बुद्धि के लिए, तमाम उन हमारी मातृशक्ति के लिए कि वो इस प्रकार की बातें करते हुए कहीं ना कहीं अपने को बचाने का प्रयास कर रही है, जो कि वो बच नहीं पाएंगे। जहाँ तक सवाल है कोर्ट के नोटिस का, 27 तारीख को मैंने जारी किया था और 27 तारीख को मैडम ने जारी किया था, उनको मिल गया है। वो उस पर क्या एक्शन लेती या नहीं लेती, लेकिन 2-3 दिन में मैं निश्चित रूप से जनता के सामने ये जरूर कहूँगा कि हमने तो अपने को प्रमाणित कर दिया कि हम सत्य राह पर हैं, हम सही हैं, और झूठ बोलने वाले को क्या सज़ा जनता देगी वो देगी। और उसके बाद अगर उनका नोटिस का जवाब जैसे उन्होंने कहा है कि उनका वकील देगा, तो उसके बाद जो है कोर्ट की राह देखी जाएगी। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो हो चुका है। हमने लगातार ये बता दिया कि हमारे पास ये प्रमाण हैं, वो प्रमाण दिखा दें कि सरकार ने नहीं, महापौर ने दुकान खोली है, ठेकेदार ने नहीं, जो है महापौर ने, नगर निगम ने दुकान दिलाई है, जो ट्रेड लाइसेंस है हमने जारी किया। जब व्यवस्था ही हमने ख़त्म कर दी तो जारी कहाँ से कर दिया, वो हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो उनको हम भेजने वाले हैं। अच्छा नेगी जी, एक बात और मैं आपसे ज़रूर जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए चुनाव के समय तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, और निश्चित तौर पर जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी इस तरह के वादे किए गए थे 30 दिन के अंदर जिला बन जाएगा, सब लाल ढंग चिल्लर खान मोटर मार्ग कणवाश्रम सबकी स्थिति खराब है, वो तो हम सब वाकिफ़ हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय खुलने की बात चल रही थी, और अभी ऐसी खबर आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो सरकार तो ये इसको कैसे देखते हैं? आपकी एक छोटे से विद्यालय की ज़मीन नहीं मिल रही है, अब कणवा घाटी इंटर कॉलेज में केंद्रीय विद्यालय खोलने को मना कर दिया गया है, तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि अब ऐसा तो नहीं, जो रितु खंडूड़ी विधायक है, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, इतना बड़ा नाम रहा, तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा क्यों है कि कोटद्वार में जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, क्या उनका सरकार के साथ कुछ तालमेल की कमी है, या कैसे के देखते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय के लिए भी ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ऐसे समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय है, ये माननीय जो वहाँ पे पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनके द्वारा हम लोगों ने इसको स्वीकृत करवाया था, और उस समय यहाँ पर उसके बाद स्वीकृत होने के बाद वीसी खंडूड़ी जी, माननीय वीसी खंडूड़ी जी जो यहाँ उत्तराखंड के अंदर चीफ मिनिस्टर थे, वो पत्र मेरे पास आज भी हैं। उनका जो स्वीकृति पत्र है अर्जुन सिंह जी का, मानव संसाधन मंत्री जी भारत सरकार,
उन्होंने एक पत्र मुझे भी भेजा। मोतीलाल बोरा जब कोटद्वार आए थे तो उनके माध्यम से एक पत्र हमने उनके माध्यम से भेजा। मोतीलाल बोरा जी ने उस पत्र को जो है खंडूड़ी जी को भेजा कि आप इस परफॉर्म को भेजकर जो है शासन में केंद्र सरकार को भेजें। खैर उन्होंने भेजा नहीं भेजा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला। फिर हमने उसको जो है सारे कागज भेजे वहाँ पर। भेजने के बाद ज़मीन भी उपलब्ध करवा दी थी झंडी चौड़ में, और ये कोशिश थी कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलना ही खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत संख्या में जो हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं और उनका एक अधिकार भी है कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उनके बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ सकें और जो है आगे बढ़ने के लिए अवसर देने का प्रयास था। स्वीकृति उस समय की है, लेकिन तब से लेके आज तक, क्योंकि उसके बाद केंद्र में जो सरकार बनी 2014 के बाद, वो आप जानते हैं किसकी बनी, बीजेपी की बनी। हमारे उस पूरे प्रकरण को जो कि लकीर जो स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान की थी, जिसमें ज़मीन भी थी स्वीकृत करवाई हुई, और उसका उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया था झंडी चौड़ में, तो वो आज ठंडे बस्ते में है। हर कोई पिछले 5 साल में भी इसकी कवायद प्रारंभ हुई। हर वक्त कहा जाता है कि स्वीकृत हो गया, लैंड की जो है अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, फिर एक नया सगुफा छोड़ा जा रहा है। काम वही है जो स्वीकृत पहले से, उसी लकीर को पीटने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक सवाल करना चाहते हैं, चलिए इन लोगों से जो कहते हैं कि ये खुल जाएगा, ये खुलने वाला है या ज़मीन उपलब्ध कराए, कि आपने कब इसको स्वीकृत करवाने का प्रयास किया, उस पत्र को आप दिखा दें। ये तो 1 महीने बाद इन्होंने कहा कि ये बन गया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसी बातें, उलझुल बातें, सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि हम किसी के टाइम पे भी स्वीकृत हो सकता हो, लेकिन लकीरें जो खींची गई हैं उसको अगर बेहतर ढंग से इन्होंने मंजिल और लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया होता, ईमानदारी से किया होता, तो मैं समझता हूं कि आज ये बन गया होता। ये सिर्फ वहां जाकर कुछ मंत्रियों को मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद उस पर कार्रवाई कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आजकल सिर्फ यही चल रहा है। तो मेरा तो अभी भी अनुरोध होगा केंद्र सरकार से, और हमने उस समय पत्राचार भी किया जब HR मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल जी थे, उनके साथ एक मिस्टर बिष्ट थे उनके PA, तो उनको तक हमने कहा कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको भेज रहे हैं, इसकी सारी संस्कृतियाँ हैं, इसको आप ओके कर दीजिए। लेकिन उनका एक किसी अधिकारी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस अधिकारी ने कहा कि अभी 2020-21 तक आपका ये खोलना मुश्किल है, लेकिन 20-21 के बाद क्या परिस्थितियाँ बनेंगी उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है। तो आज इस प्रकार की बातों को उलझाने का प्रयास, जनता को भरमाने का प्रयास, आपने प्रयास कुछ किए नहीं, सिर्फ उन्हीं लकीरों को आप पीटते जा रहे हैं कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, इसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएं। आज की तारीख में जो झंडी चौड़ की ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता, थोड़ा बहुत विवाद हो कि किसी ने अधिक किसी का इंक्रोचमेंट हो गया हो। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सरकार है। आप तो जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती हैं इंक्रोचमेंट में, और अगर कोई जो है गलत ढंग से कोई वहाँ पर बसा है या किसी ने गलत ढंग से उस ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया तो उसको खाली किया जा सकता है, प्रशासन की हेल्प ली जाए। लेकिन ऐसा करने की तो जदोजहद की नहीं जा रही है। रेप का मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति शॉर्टकट चलना चाहता है, हर व्यक्ति जो है अपने ढंग से चलना चाहते हैं कि अब क्योंकि पुरानी ज़मीन नहीं मिल पा रही है, अब नई ज़मीन का मसला सुलझा दो। क्योंकि इसने होने में अभी भी हमको लगता है कि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा ईमानदारी से इसके प्रति नहीं है। सिर्फ लोग जाते हैं, उनको कह दिया जाता है कि जल्दी खुलेगा। मुझे तो ऑथेंटिक है कि 20-21 में उन्होंने कहा 20-21 तक आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसके बाद अगर खुल सकता होगा तो आपकी सारी फाइलें बनी हैं, उन पर कई बार मंत्री स्तर पर बात हो चुकी है, लेकिन फंडिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे जब तक ये। सर नेगी जी, फिर आज थोड़ा फुर्सत भी है तो एक और विषय पर बात कर लेते हैं। अब लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर आप हमेशा कहते रहे कि यहाँ पे एलिवेटेड ही रोड बनेगी, एलिवेटेड ही बन सकता है। अब जो वहाँ पर सड़क बनाने का प्रयास किया गया एक अलग ही तरीके से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई है कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो अब इसको लेकर क्या कहें? अब ये मामला तो ऐसा हो गया कि पहले से भी खराब स्थिति में हो गया, वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है कि अब ये गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। देखिए, चिल्लरखाल लालडांग मोटर मार्ग एक हमारी लाइफ लाइन है, और ये क्योंकि सीधे कोटद्वार को ही नहीं रामनगर को भी जोड़ती है। रामनगर से सीधे जो है नैनीताल जाती है, क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ राजधानी है, तो स्वाभाविक रूप से इसका मिलन एक रोड के माध्यम से होना चाहिए। और इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने जब
कोशिश की थी कि इसके लिए धन उपलब्ध कराया गया था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, या तो दुर्भाग्य हमारा है, या इस सड़क का है, या सरकारों के बीच के झगड़े का है, जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पाई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि हमने अधिकारियों की कई दौर की बैठकें की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है इसमें आड़े आ रहा है। हमने उनको कहा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, और जैसे हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि भाई चलो लाट की बात चलो, यानी कि अगर कोई लाटा आदमी है तो वो नहीं मान रहा है तो उसी की बात सुन लेते हैं। तो मैंने अधिकारियों से पूछा था, चलिए इस सड़क को तो बनना तय है, लेकिन आप बताइए कि आप कैसे बन सकती है। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि ये RBI 81 से बन सकती है। तो RBI 81 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सड़क मेटल जैसी लगती है, उसमें कोई गड्ढे नहीं होते हैं, उसमें बहुत स्मूथ होती है, पानी का कटाव भी कम होता है, और वो ठीक ठाक सड़क होती है, और इसको बनाया जा सकता है। मैंने कहा RBI 81 से स्वीकृत करवाओ। हमने उसको RBI 81 से स्वीकृत करवा दिया, और उसकी चौड़ाई लंबाई बिल्कुल स्पेसिफिक जो होनी चाहिए उसकी स्वीकृत करवा दी। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि वो दुर्भाग्य है इसके साथ जुड़ा हुआ कि जैसे हमने इसका टेंडर किया, इसका टेंडर भी हो गया था, टेंडर किया तब तक सरकार बदल गई, और बदल जाने के बाद क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई। फिर बीजेपी की सरकार में जो भी नुमाइंदे थे उनका जो है अपना तरीका था काम कराने का, और उन्होंने इसको ऐसा फंसाया कि आज ये सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, और बहुत जो है हाल मेल इसके अंदर हो गया और उलझा के रख दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हरीश राव जी से मैंने 2 बार इसको स्टेट वाइल्ड लाइफ कमेटी होती है जिसके हेड होते हैं स्वयं मुख्यमंत्री, उनसे इसको पास करवाया, और उसमें कहा था कि इसको जहाँ पर ये रोड बन सकते हैं वहाँ पर रोड बनेगी RBI 81 से, और जो शेष भाग है जहाँ एलिवेटेड, जहाँ की जानवर क्रॉस करते हैं, उसको एलिवेटेड रोड के रूप में उसको तैयार किया जाएगा। दोनों के DPR तैयार हो गए, दोनों की जो है DPR सैंक्शन हो गई, और ग्रीन ट्रिब्यूनल जो ग्रीन पूरे वर्ल्ड का एक वो है, उसमें इसको हमने केस भेजा कि भाई हमारे पास वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, उनको प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए पैसे की ओके कर दिया था कि आप इसका एस्टिमेट बनाएंगे तो हम लोग इसके लिए पैसा उपलब्ध है, यानी एलिवेटेड रोड के लिए। हमारे पास तो पैसा नहीं था, और जो सड़क थी वो जो है RBI 81 से बनती थी, शेष सड़क। लेकिन सरकार बदली, और उन्होंने स्टेट वाइल्ड लाइफ की जो गाइडलाइंस थी कि आपको एलिवेटेड रोड बनानी पड़ेगी, RBI से बनानी पड़ेगी, उसको दरकिनार करते हुए इसको मेटल करने का एक शासनादेश जारी कर दिया। शासनादेश बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो थे आनंद वर्धन, उनको जो है वापस करना पड़ा, उसको खंडित करना पड़ा, क्योंकि ये गलत ढंग से इसको बनाया जा रहा था जिसकी सूचना वहाँ मिली। तो ये सरकार बदलने के बाद इसको रुक गया, और दुर्भाग्य ये है कि इसको उन 5 सालों में आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि उसको और पीछे धकेलने का प्रयास किया गया, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये लंबित पड़ा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ 2006 से पहले की, कि जब मैंने इस पूरे मोटर मार्ग को EPI कंपनी से स्वीकृत करवाया था। EPI कंपनी वो कंपनी थी जो भारत सरकार के तमाम फॉरेस्ट रूट को निर्माण करने की अधिकृत थी, यानी एक एजेंसी थी भारत सरकार की। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया ये उसका था फुल फॉर्म, और उसके लिए उस पर आदेश जारी किया गया था। EPI की यहाँ पर मैंने 2 सड़कें स्वीकृत करवाई थी, एक चिल्लरखाल लालखान मोटर मार्ग, ये 2005-06 की बात बता रहा हूँ मैं, और 6 में इस पर जो है टेंडर हो गया था, 7 में चुनाव हुआ, फिर जो है बीजेपी आ गई। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कलाल घाटी से लेके मवाकोट होते हुए इधर गोल्ला झाला मवाकोट होते हुए एक रोड ऊपर ही ऊपर आ रही थी धुरपुर के आसपास, वो भी जो है किससे बनवा रहे थे हम लोग, उसी EPI कंपनी, उन्होंने उसको डामरीकरण किया। लेकिन यहाँ पर जब हमारे खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उस डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने इस EPI मोटर मार्ग जिस पर काम शुरू हो गया था, आपको याद होगा 3 किलोमीटर लालढांग से इधर जो है मोटर मार्ग तैयार हो गया था बन के, जिसमें 8-8 फुट हाइट की दीवारें लगी हैं, बगल में जो है नाला टाइप है उसको रोकने की, तो वो काम शुरू हो गया था। लेकिन जब सरकार बदल गई
तो कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब इसमें कहाँ के ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा ठेकेदार नहीं है तो ईपीआई कंपनी काम करवा रही। तो इसका बॉन्ड जो था, ईपीआई कंपनी का बॉन्ड यानी कि जो अनुबंध होता है सरकार के बीच में या विभाग व ठेकेदार के बीच में, वो अनुबंध तक निरस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि हम इसका अनुबंध समाप्त करते हैं। यानी कि बीजेपी सरकार ने उस अनुबंध को समाप्त किया और इस ढंग से वो 2007 के आगे बढ़ने वाली सड़क को वहीं ठप कर दिया। और इससे मज़ेदार बात ये थी कि 2007 में जब इसका अनुबंध समाप्त हुआ, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं आपको दूंगा, और 2007 से लेके 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 में चुनाव हुआ, 12 तक उन्होंने उसकी कोई कुछ नहीं किया कि भाई एक और विकल्प के रूप में देखे या और कोई तरीका करे। तो प्रयास उनका नहीं था। यानी बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि इस सड़क को बनाया जाए। ऐसे ही जैसे मैंने अभी दोबारा बताया आपको कि ये पहले वाला केस मैंने बाद में बताया और जो दूसरा फेज वाला था पहले बता दिया था। तो ये दोनों समय में बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने जो है इसको छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त कर दिया। यही नहीं, जो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में था कि कैपिटल से हाईकोर्ट जुड़ना चाहिए, यानी कोटद्वार से रामनगर की सड़क भी खुलनी चाहिए, आज वो जो है पिछले 6 साल से बंद पड़ी है। यानी उस पर यातायात नहीं चालू है। जीएमयू की बसों को नजीवाद होते हुए जाना पड़ता है। तो यह आखिर किसकी अनदेखी है? आज़ादी के बाद से जो सड़कें खुली हुई थी, जिन पे यथावत जो है बसें चल रही थी, लोगों का यातायात चल रहा था, शॉर्टकट जो है कालागढ़ रामनगर चले जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारी वहाँ है, यहाँ है, तो उनके लिए एक बहुत शॉर्टकट एक रास्ता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारियाँ होती हैं जनप्रतिनिधियों की, जो उन्होंने ठीक से नहीं निभाई, जिसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है और उत्तराखंड को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, तो नेगी जी फिर 2 कार्यकाल हो गए तो जनता का तो नहीं मिला, मतलब आपको दोबारा जनादेश। तो फिर सुरेंद्र सिंह नेगी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आप सारे विषयों पर काफ़ी गंभीर रहते हैं और एक भावना आपके अंदर देखी जाती है, सभी लोग मानते हैं इस बात को, बिहाइंड द कैमरा सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपने बहुत कुछ किया है कोटद्वार के लिए। तो फिर 2027 में तो बहुत समय है और एक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, भले आप इस समय सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो फिर आप जब कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई घटनाएं होती हैं, जैसे अब ये केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पा रहा है या रेडियोलॉजिस्ट का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, सड़कें बिल्कुल अभी भाबर की आप सड़क देखें तो उसमें आप ऑटो से जा नहीं सकते, तो फिर आप हम इसे कैसे देखें? अब आप इसको कैसे आपको अगर कुछ करना है तो फिर आप कैसे कर पाते हैं कोई भी चीज़? क्योंकि हमने तो आपसे पूछ लिया पिछला जो भी था, तो 2027 में अब सबसे आगे फिर नगर निगम का चुनाव होना है, फिर वही राज्य सरकार नगर निगम हो जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप इन परिस्थितियों को? ये काफ़ी लंबा समय है अभी 2027 तक। देखिए, चुनाव बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, मैं समझता हूँ बहुत मायने किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के लिए नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति जो चुना जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है वो क्षेत्र की उन समस्याओं के निदान के लिए, उनको कम करने के लिए काम निरंतर करता रहे। जो योजनाएं मैंने स्वीकृत करवाई, जिनके शासनादेश जो है विभागों में है, जनता में है, विभाग के अंदर तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए मैं निरंतर संघर्ष करता रहूँगा। ये मैंने पहले भी ऐलान किया है। वो बात दूसरी है कि अभी मैंने कि हालात और परिस्थितियों पर नज़र रखी जाती है, और क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको देखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति का मामला है, मैं लगातार पत्राचार करता हूँ केंद्रीय मंत्री से, और ये मेरा संघर्ष होगा कि जब तक ये स्थापित नहीं होता केंद्रीय विद्यालय, तो हम पत्राचार करते रहेंगे। बहुत जल्दी हम इसके लिए जो है आंदोलन का स्वरूप भी अख्तियार कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और मेरा हमेशा संघर्ष रहेगा कि चिल्लर खान लालढांग मोटर मार्ग को बनना चाहिए, बनाया जाएगा, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।